आज का लेक्चर हमारा बेस्ड है चैप्टर 12 एटम्स के PYQs के ऊपर, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर। इन्हें स्टार्ट करने से पहले हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, ट्रिक्स एंड फॉर्मूलाज, जिनकी वजह से हम क्वेश्चन को बहुत प्रिसाइजली और बहुत जल्दी सॉल्व कर सकेंगे। सबसे पहले हमने इस चैप्टर में पढ़ा था रदरफोर्ड का मॉडल। तो देखिए, रदरफोर्ड के मॉडल पर अगर हम ध्यान दें तो रदरफोर्ड के मॉडल में हमने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी के डेरिवेशन को सबसे पहले किया था और कुछ ये रिजल्ट्स थे। अब इन रिजल्ट्स को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक यूनिक कॉम्बिनेशन बन रही है, यानी टोटल एनर्जी के अगर फॉर्मूले को देखें तो वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले के जैसा ही है, मैग्नीट्यूड वाइज विद प्लस सिंबल। तो यहाँ पे रिलेशन हमने लिख दिया है। वेराज अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को देखें तो अगर हम टोटल एनर्जी में 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर ही आ जाता है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन कुछ इस तरीके से हो गया कि काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली इक्वल है टोटल एनर्जी के, और पोटेंशियल एनर्जी का -2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल एनर्जी। उसी के साथ हमने नेक्स्ट पढ़ा था एटॉमिक स्पेक्ट्रा, जिसमें एटॉमिक स्पेक्ट्रा में हमने एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पढ़े थे। वहाँ सबसे इंपॉर्टेंट आता है ये स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब देखिए, इसको लर्न करना और मेमोराइज करने का बेनिफिट ये है कि अगर आप ये पर्टिकुलर वेवलेंथ के एंड पॉइंट्स और स्टार्टिंग पॉइंट्स याद कर लेते हैं तो न्यूमेरिकल्स CBSE के हों चाहे IIT JEE के हों, बड़ी आसानी से विदाउट एनी कैलकुलेशन हम सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल अगर आप ये याद रखें कि लेमन सीरीज की स्टार्टिंग होती है 91 नैनोमीटर से 122, तो 91 से 122। सिमिलरली बाल्मर की 365 से 656, 365 टू 356 और 365 टू 656 नैनोमीटर, एंड पास्चन की 820 से 1875। तो अगर आप ये 3 पर्टिकुलर याद रखते हैं तो आपको एक स्लाइट रेंज मिल जाएगी, और इसको याद करना इतना मुश्किल भी नहीं है बिकॉज बाल्मर सीरीज देखिए विजिबल स्पेक्ट्रम आता है, विजिबल 350 से 700 नैनोमीटर तक तो वैसे ही जाता है। तो अप्रॉक्सीमेटली आपको ये याद करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आपको मेमोराइज होंगी तो कैलकुलेशन कम करनी पड़ जाएगी, कई बार बिल्कुल ही नहीं करनी पड़ेगी। अब इन स्पेक्ट्रल सीरीज में अगर आप देखो यहाँ पर तो ये होता है हमारा जनरल फॉर्मूला फॉर स्पेक्ट्रल सीरीज निकालने का, जहाँ पे अगर हम इस n फाइनल और n इनिशियल को देखें, अगर n फाइनल हम 1 डालते हैं तो इस पर्टिकुलर सीरीज को लेमन बोलते हैं, और फिर यहाँ पे n इनिशियल 2, 3, 4 यानी कोई भी बड़ा इंटीजर नंबर डालना होता है। सिमिलरली अगर हम n फाइनल 2 बोलते हैं तो यहाँ पे n इनिशियल 3, 4, 5 ये सब डालना होता है, और इस सीरीज को बाल्मर बोलते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे जैसे सीरीज तो हम लिखते जाएंगे, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ n फाइनल यहाँ पे 3 होना चाहिए पास्चन के लिए, यहाँ पे P4 होना चाहिए ब्रैकेट के लिए, एंड 5 होना चाहिए P फंड के लिए। तो इस तरीके से ये रेंज, आप रीजन ध्यान रखिए कि ये अल्ट्रावायलेट में होता है, बाल्मर विजिबल में, बाकी सब इंफ्रारेड में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। हम न्यूमेरिकल में जैसे जैसे यूटिलाइज करेंगे आपको अपने आप ही इनकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझ में आता जाएगा। तो देखिए, दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जब इस फॉर्मूले को हम देखते हैं बाल्मर सीरीज के या फिर पर्टिकुलर किसी भी स्पेक्ट्रल सीरीज के लिए, तो यहाँ पे अब बोहर ने बाद में इसको एनर्जी लेवल्स में कन्वर्ट कर दिया था। तो जब ये एनर्जी लेवल में कन्वर्ट हो गया तो यहाँ पर ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी लोअर स्टेट की एनर्जी थी, यानी ग्राउंड स्टेट की। उसके बाद हर एनर्जी स्पेक्ट्रम को इस तरीके से आपने लिखा है, और यहाँ पर इसको आपने मेमोराइज कर लेना है। ये सारे रिजल्ट आए हैं 13.6 को n स्क्वायर से डिवाइड करके, जहाँ पे कभी n 1 था तो 1 स्क्वायर से जब डिवाइड हुआ तो 13.6 ही बना। जब यहाँ पे 2 स्क्वायर से डिवाइड होगा तो ये 3.4 बन जाएगा, जब ये 3 स्क्वायर से डिवाइड होगा तो 1.5, और 4 स्क्वायर से होगा तो 0.85। देखिए, ऐसे ये कंटिन्यूटी में और भी ऊपर जा सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारे आंसर्स इसी पर्टिकुलर 4 सेगमेंट्स को या 4 एनर्जी लेवल्स को याद करके ही निकल जाएंगे। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ n=1 को ग्राउंड स्टेट, n=2 को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n=3 को सेकंड एक्साइटेड स्टेट, और ये n=4। तो इस तरीके से ये याद रखिए। एक तो स्पेक्ट्रल सीरीज में जो वेवलेंथ है उनकी रेंजेस, सिमिलरली यहाँ पे एनर्जी लेवल 13.6, 3.4, 1.5, 0.85। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपसे कोई बोलता है किसी भी स्पेक्ट्रल सीरीज के लिए, जैसे लेमन सीरीज के लिए, बाल्मर सीरीज के लिए, अगर आपको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के बारे में बात करता है, देखिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आप ऐसे करिए। आप जानते हैं कि एनर्जी प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के, और फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के। यानी बेटा, अगर एनर्जी गैप ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ कम हो जाएगी। तो अगर आपको कोई शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए बोलता है तो उस केस में आप एनर्जी गैप को बढ़ाइए, यानी जो एमिशन का जो हाइट है एनर्जी लेवल्स के बीच में वो बढ़ाइए।
तो देखिए यहाँ पर अगर आपने किसी भी केस में अगर आपने 1 एनर्जी लेवल पे ऊपर से आना है तो सबसे दूरी से जो ये आ सकता है वो इन्फिनिटी है। तो किसी भी सीरीज के लिए सबसे जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल है वो इन्फिनिटी ही है। तो आप जब भी n इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ये आपका मैं पॉइंट बना देता हूँ, इससे आप किसी भी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पे आएंगे तो वो आपको उस एनर्जी लेवल के लिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ दे देगा। जैसे ये जो पहली लाइन आपको दिख रही है ये लेमन सीरीज के लिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, बिकॉज एनर्जी गैप सबसे ज़्यादा, तो जो इसकी फ्रिक्वेंसी है वो सबसे ज़्यादा और वेवलेंथ सबसे कम। अब इसको मैथमेटिकली कैसे निकालेंगे? अगर आपने ये वहाँ पर याद कर लिया था अभी स्पेक्ट्रल सीरीज जो मैंने बताया था, तो आपको पता होना चाहिए कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लेमन सीरीज आएगी ये 91 नैनोमीटर और यहाँ पे 356 नैनोमीटर, और बाल्मर एंड पास्चन के लिए थी 820 नैनोमीटर। ठीक है, आगे इन तीन के बाद हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप यहीं से देखें कि आप डायरेक्ट इन खास यूनिक वैल्यूज़ को अगर याद करें तो कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ मैथमेटिकली जो हमने देख लिया कि जो हमारा इनिशियल लेवल होना चाहिए वो इन्फिनिटी होना चाहिए, तो इन फॉर्मूलों में अगर हम एन इनिशियल की जगह इन्फिनिटी डाल देते हैं तो ये फॉर्मूले बन जाते हैं 1/λ इज इक्वल टू आर और 1/n फाइनल का स्क्वायर, बिकॉज ये तो कट ही जाएगा, 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर 0 हो जाता है। तो यहाँ से आ गया लैम्डा इज इक्वल टू एन फाइनल का स्क्वायर बाय आर। अब एन फाइनल में कोई क्योंकि अकेला एन है तो फाइनल लिखने की जरूरत नहीं, एन स्क्वायर बाय आर आपके सामने ये फॉर्मूला आ रखा है। ठीक है, तो ये आपके सामने देखिए, तो ये कभी कभी क्या है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए एक शॉर्टकट में फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूला यही है। अब आप ध्यान से देखिए इस फॉर्मूले में लिखा है कि अगर ये जो टेक्निक बता रखी है या कह लीजिए कंडीशन बता रखी है कि फॉर एमिशन स्पेक्ट्रा के लिए ही है ये, यानी अगर आपका फोटोन एमिट हो रहा है उसी केस में आपका जो इनिशियल लेवल होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए फाइनल लेवल से। यानी कहने का मतलब कि आप ऊपर से जब नीचे आएंगे उसी केस में ही आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो एमिट होगा या फोटोन एमिट होगा, वेर एज अगर आप नीचे से ऊपर जाएंगे तो एब्जॉर्ब होगा। दोनों ही केस में फॉर्मूला सेम लगेगा। अगर आप इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे एब्जॉर्प्शन के लिए तो रिजल्ट में बस माइनस का सिंबल आ जाएगा, ये आपने ध्यान रखना है। दूसरी बात, अगर आपको जैसे ये फॉर्मूले को अगर आपने ध्यान रखा है कि एनर्जी फ्रिक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है और फ्रिक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के, अगर आपसे कोई लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कहता है तो देखिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए एनर्जी गैप मिनिमम होना चाहिए। यानी कि आप मान लीजिए लेमन सीरीज के लिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ढूंढ रहे हैं तो आपको एनर्जी गैप को मिनिमम करना पड़ेगा। तो देखिए लेमन यानी एन इजिकल टू 1 पे कूदना है, ये जंप करना है, तो सबसे पास एन इजिकल टू 2 ही है। तो ये आपका हो गया लेमन सीरीज के लिए लैम्डा जो हमारे केस में लॉन्गेस्ट है यानी लैम्डा मैक्स, और ये भी मैंने आपको बताया था, आप याद कर लीजिए 122 नैनोमीटर। तो अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि आपसे क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमम पे ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं या उस इन बिटवीन रेंज के। अगर आप याद कर लें तो फॉर्मूलाज में जो है वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेशन का काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर बाल्मर के लिए आता है तो बाल्मर में आपको पता है मिनिमम गैप क्या हो सकता है, अगले 3 से 2 पे आ जाएं, तो ये बाल्मर है, और बाल्मर का जो लैम्डा मैक्स होता है वो आपका 656 नैनोमीटर होता है। तो देखिए अगर मेमोराइज है आंसर तो फॉर्मूला आपको हेल्प करेगा, लेकिन कैलकुलेशन के पार्ट से आप हमेशा जो है कहते हैं सर्वाइव कर जाएंगे या सेफली उसे आंसर कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर कंडीशन बनानी हो तो आप देखिए हमेशा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए जो एन इनिशियल है वो एन फाइनल से एक ज़्यादा होना चाहिए। यानी देखिए अगर मान लीजिए एन फाइनल पे हमारा था 1, तो एन इनिशियल क्या हो गया, 1 में 1 जोड़ के 2 आ गया। अगर हमारा एन इनिशियल था 2, ठीक है, या एन फाइनल था हमारा 2, तो एन इनिशियल क्या हो गया 2 + 1 3। तो देखिए बाल्मर सीरीज के लिए 3 से कूदना पड़ा। ठीक है, ये एक मैथमेटिकल कंडीशन है जिसका कोई ऐसा मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ एक आइडियोलॉजिकली आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद देखिए अगर हम मान लीजिए आपको ये एनर्जी, मैंने आपको शुरुआत में बताया कि बेटा ये एनर्जी जो वैल्यूज़ हैं एनर्जी की, टोटल एनर्जी की वैल्यूज़, ये मेमोराइज करने का क्या फ़ायदा है कि अगर आपको मान लीजिए 2 एनर्जी लेवल्स दे दिए गए हैं और उनके बीच में एक ट्रांजिशन दे दी गई है कि ऊपर से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया है, या आप बताइए कि कौन सा जो है एमिशन होगा या कौन सी पर्टिकुलर वेवलेंथ निकलेगी, तो उस केस में ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। ये फॉर्मूला कुछ नई चीज़ नहीं है, एक्चुअली में ये इसी को है, आप E इज इक्वल टू एच न्यू जानते हैं, तो एच न्यू की जगह C/λ लिखेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू
यहाँ पे एच सी बाय ई। अब ये ई अगर गैप होगा तो डेल्टा ई हो जाएगा, और डेल्टा ई मतलब एनर्जी डिफरेंस। तो यहाँ पे दोनों अगर एनर्जी लेवल आपको याद होंगे, अगर इनमें से कोई आता है, इससे ऊपर का वैसे कम आता है, लेकिन अगर आ जाए तो आप उसके लिए दूसरी भी टेक्निक हो सकती है, बट आप अगर इनमें से आ जाता है तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपको अगर पता है कि भाई तीसरे से पहले में आया, तो आप इन दोनों का डिफरेंस कर दीजिए, तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। और इनके डिफरेंस भी यूनिक होते हैं। देखिए डिफरेंस भी आप याद कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जो इनके बीच का डिफरेंस है, आप देखिए ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और यहाँ पे जो है जाके डिफरेंस 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया है। तो ये भी ध्यान रखिए, कई बार इन पर्टिकुलर की देखिए इन दोनों का पास एकदम यूनिक सिमेट्रिकल गैप है, तो इनको अगर आप माइनस करेंगे 13.6 से 3.4 तो ये 10.2 आएगा, इन दोनों करेंगे तो 12.1 आएगा, इन दोनों करेंगे तो 12.75। तो ये पर्टिकुलर एनर्जी गैप्स आ सकते हैं, ये आपको न्यूमेरिकल्स में यूज़ आएंगे। अब इसके बाद अगर आपसे कोई पूछता है कि एक जो है इलेक्ट्रॉन जो है पर्टिकुलर लेवल से इस पर्टिकुलर लेवल पे nth लेवल पे जो है जंप किया है, तो कितने एमिशन हो सकते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल देके उस फॉर्मूले को जस्टिफाई करूंगा। ये फॉर्मूला कॉम्बिनेशन परमुटेशन जो चैप्टर्स होता है आपका, उससे ये यूनिकली डिफाइन हुआ है। तो यहाँ पे आप देखिए फॉर्मूला कह रहा है n(n-1/2)। यानी सपोज करिए मैं सेकंड एनर्जी लेवल पे था और मैं यहाँ से 1 पे जाना चाहता हूँ, तो मेरे पास कितनी टेक्निक्स हैं यहाँ पे जाने की, या कितने तरीके हैं। केवल एक ही तरीका है। अब मैं फॉर्मूला इस्तेमाल करता हूँ, जैसे टोटल नंबर ऑफ एमिशन फ्रॉम nth स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 2 से गया ग्राउंड स्टेट पे, तो मेरा फॉर्मूला हो जाएगा 2 - 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या आ गया आपका 2 × 1 डिवाइड बाय 2। तो देखिए क्या है आंसर 1, यानी कि एक ही एमिशन लाइन आएगी जो यहाँ पे जस्टिफिकेबल भी है। अब इसे काउंटर चेक करते हैं। मान लीजिए 3 से, यानी कि आपका सेकंड एक्साइटेड स्टेट से अगर आप ग्राउंड स्टेट में आना चाह रहे हैं, तो कितनी कॉम्बिनेशन है। देखिए एक तो डायरेक्ट आ सकता है, एक ऐसे आया और फिर यहाँ से यहाँ आ गया। अब और तो कोई तरीका नहीं है, डायरेक्ट वाला भी हो गया, बीच का ट्रांजिशन भी हो गया। अब यहाँ पे फॉर्मूले में इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं n की जगह 3 डालता हूँ, 3 - 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 3 × 2 डिवाइडेड बाय 2। देखिए 3 आया, यानी 1 2 3। तो ये फॉर्मूला हमको डायरेक्ट कितने एमिशन होंगे अगर आप एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल से ग्राउंड एनर्जी लेवल पे आते हैं, तो कितने ट्रांजिशन हो सकते हैं उसके बारे में डायरेक्ट आंसर दे देता है। आपको ये डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी मिलेगा पेपर में, तो वहाँ ये फॉर्मूला हैंडी होगा काफ़ी। लास्ट बात कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में एक पर्टिकुलर नाम है H-अल्फा। ठीक है, पहले क्वेश्चन बहुत आता था क्योंकि एक यूनिक नेम है ये H-अल्फा गिवन है किसको, फर्स्ट मेंबर या फिर जो सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है स्पेक्ट्रल सीरीज की, उसके लिए केवल ये आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए है। ठीक है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए इसका नाम स्पेशली H-अल्फा रखा गया है, जो सबसे बड़ी वेवलेंथ होती है। अब यहाँ पे हमने देखिए पीछे ये देखा भी था, मैं एक बार फिर यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। तो ये रहा आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसमें फर्स्ट मेंबर विजिबल पार्ट के लिए ये नाम गिवन है, तो जब ये क्वेश्चन में आएगा तो हम आपको बता देंगे। तो ये हो गया आपका H-अल्फा के बारे में। अब यहाँ पर इसके बाद ये जरूर ध्यान रखना है लेकिन कि फर्स्ट मेंबर अगर किसी न्यूमेरिकल में लिखा हो तो उसका मतलब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ही होता है। ठीक है, और H-अल्फा खास स्पेसिफिक नाम है ये आपका विजिबल पार्ट के लिए, यानी बाल्मर सीरीज का जो पार्ट है उसके लिए। इसके बाद हमने इस चैप्टर में पढ़ा था बोहर का फॉर्मूला। तो बोहर ने क्या करा था, 3 एक्सप्रेशन दिए थे, वेलोसिटी, रेडियस और एनर्जी के। ये एक्सप्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने अपने लेक्चर में इसका डेरिवेशन भी किया, तो वहाँ देख लीजिएगा। लेकिन आउटकम क्या था वो जरूरी है। देखिए आउटकम ये था कि वेलोसिटी 1/n के प्रोपोर्शनल थी, रेडियस n² के प्रोपोर्शनल था और एनर्जी 1/n² के प्रोपोर्शनल थी। अगर हम ये सारे n के अलावा जितने वैल्यूज है कांस्टेंट, जितनी पाई, एच, प्लैंक्स कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट, इन सब की वैल्यू को पुट करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो आंसर हमारा आता है वो आता है 1/n एज इट इज, और ये 2.2 × 10⁻⁶, यानी हर ऑर्बिटल में जो वेलोसिटी है वो इस नंबर के साथ अगर आप 1/n उस ऑर्बिटल का जो n है वो मल्टीप्लाई कर देंगे उस एनर्जी लेवल का, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। तो ये एंट्रेंस के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2.2 × 10⁻⁶। और ये अब यहाँ पे रेडियस का एक तो डेरिवेशन के भी एस्पेक्ट से तो इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ अगर आप n² को छोड़ के सारी वैल्यूज डालें तो आपको मिलता है 0.53 एंगस्ट्रॉम। इसको कई बार
बोहर रेडियस भी बोलते हैं या रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिटल भी बोलते हैं। तो अगले दूसरे जितने भी ऑर्बिटल के रेडियस होंगे वो एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते चलिए और आपके जो ऑर्बिटल के रेडियस आएंगे, जैसे सेकंड के लिए या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोले तो n = 2 डालिए, 2 का स्क्वायर 4 से मल्टीप्लाई करिए, आ जाएगा। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं या इनके रेशियोज के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वहाँ पे हमें ये फॉर्मूला यूज़ होगा। दूसरा एनर्जी, जो लास्ट का एक्सप्रेशन था एनर्जी का, उसमें 13.6 वाला तो अभी हमने यूटिलाइज किया E/n²। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। अगर आपने इसको जूल में कन्वर्ट करना है तो इसी में 1.6 × 10⁻⁻19, तो -19 एज इट इज़, और 1.6 का 13.6 से माइनस का 21.8 × 10⁻⁻19 बन जाएगा। तो ये भी रिजल्ट्स अगर आप ध्यान रखेंगे, एक तो प्रोपोर्शनैलिटी किस तरीके से होती है वो ध्यान रखनी है, और रिजल्ट से फाइनल वैल्यू। लास्ट में ये बात कि अगर n इंक्रीज करता है तो आपके सामने देखिए एंगुलर मोमेंटम L = NH/2πn बढ़ेगा, L बढ़ेगा, बढ़ रहा है। टाइम पीरियड देखिए, पोटेंशियल एनर्जी, अब पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि ट्वाइस मैग्नीट्यूड है टोटल एनर्जी का। तो अगर आप ये ध्यान से देखें कि टोटल एनर्जी को मैं अगर बोलूँ तो टोटल एनर्जी के बारे में जैसे आप n बढ़ा रहे हैं तो आपको लग रहा है वैल्यू कम होती जा रही है, बट नेगेटिव में कम हो रही है, तो वो इंक्रीज ही बोली जाएगी। सिमिलरली प्रोपोर्शनल है टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, तो वो भी बढ़ती जाएगी। अब स्पीड को देखिए, स्पीड वेलोसिटी, जैसे जैसे n बढ़ेगा वेलोसिटी कम होती जाएगी। काइनेटिक एनर्जी क्योंकि वेलोसिटी पे डिपेंडेंट होती है, 12mv², वो भी कम होती जाएगी। फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज करेगी क्योंकि देखिए रेडियस बढ़ रहा है, रेडियस बड़ा हो रहा है, ठीक है, और बड़ा हो गया सर्कल का अब सर्कमफेरेंस, लेकिन वेलोसिटी कम होती जा रही है। तो टाइम पीरियड क्या हो रहा है, यहाँ देखिए बढ़ रहा है, और टाइम पीरियड अगर बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम पीरियड के, तो वो घट रही है। तो यहाँ पे ये मतलब एक कभी कभी डायरेक्टली पूछा जाता है कि इन सब क्वांटिटीज के साथ क्या होता है। लास्ट में डी ब्रोगली ने जो एक्सप्लेनेशन दिया था बोहर के पोस्टुलेट का, उसका एक फॉर्मूला, उसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स में कर सकता है रिवॉल्व जिनमें जो उन ऑर्बिट का जो सर्कमफेरेंस है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ हो। तो एक तो ये फॉर्मूला है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा क्योंकि देखिए जब क्वेश्चन डी ब्रोगली वेवलेंथ पर आएगा तो वो स्पेसिफिकली मेंशन करेगा, बिकॉज डी ब्रोगली वेवलेंथ वो स्पेक्ट्रल सीरीज वाली वेवलेंथ नहीं है, ये वो वेवलेंथ है जो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट्स में घूमते हुए ऐसे, जैसे कहें हम कि इलेक्ट्रॉन की जो मेटल वेव्स होती है उनकी वेवलेंथ को डी ब्रोगली वेवलेंथ बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो लैम्डा = h/√/2m हम फॉर्मूला लिखते हैं, और हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी के बराबर होती है, और यहाँ से डी ब्रोगली का रिलेशन जो है कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है, नहीं लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू √E है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि लैम्डा = अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट की और दूसरे ऑर्बिट के कंपेयर करूं तो जिसका लैम्डा वाला ए ऊपर है उसका ई इस तरफ नीचे लिखा जाएगा और इसका बी इधर लिखा जाएगा। बाकी सब जो क्वांटिटी है वो कांस्टेंट है, वो कट जाएंगी। लेकिन एनर्जी में भी हमें पॉइंट्स में डील करना पड़ेगा 13.6 इन सब में। अगर हम जानते हैं कि एनर्जी किस पे डिपेंड करती है 1/n² पे, तो देखिए अगर ऊपर बी है तो ये फॉर्मूला इस तरीके से हो जाएगा, इस नीचे वाले ई बी का यहाँ पे एन बी का स्क्वायर और यहाँ पर एन ए का स्क्वायर, और ये एन में डील करना बड़ा आसान है बिकॉज एन है इंटीजर्स 1 2 3। तो ये फॉर्मूला भी यानी यूनिकली अभी हमें काम आने वाला जहाँ पे भी डी ब्रोगली की बात की जाएगी। ये कुछ बेसिक टूल्स हैं, ऐसा नहीं है कि इनके अलावा कुछ नहीं बन सकता, लेकिन मोस्टली फ्रॉम माय एक्सपीरियंस मैं ये कह सकता हूँ कि काफ़ी कुछ यहाँ पे कवर हो गया है। अब हार्डली कोई एक आध चीज़ जो कि हमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने पे पता चल सकती है, केवल वही रह गई है। अब देखिए हम आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए इसी साल का CBSE दिल्ली 2023 1 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड आया है, यानी मैं कहूँगा रिटेंशन बेस्ड आया है कि रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट बोहर के हाइड्रोजन एटम में प्रोपोर्शनल किसके होता है। तो देखिए रेडियस का फॉर्मूला हमने देखा था Rn = n² A0, तो n² के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जस्ट अगर आपको मेमोराइज्ड है टेक्निक्स का तो आप डायरेक्टली फॉर्मूले के बेसिस पे इसको टिक करिए और 1 मार्क सिक्योर करिए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, हाइड्रोजन एटम इनिशियली ग्राउंड स्टेट पे था, ग्राउंड स्टेट से उसने एब्जॉर्ब किया एक फोटोन और 5th लेवल पे पहुंच गया, तो उस फोटोन की वेवलेंथ क्या होनी चाहिए। पहली बात ये एमिशन नहीं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है, लेकिन फॉर्मूला तो वही वैलिड रहेगा। दूसरी बात इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला अप्रोच तो यह है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सॉल्यूशन, क्योंकि हमें पता होना चाहिए, फिर बाकी हम डिसाइड करेंगे कि हम किसमें
सक्सेसफुली कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड है, हम जानते हैं E इज इक्वल टू या डेल्टा E इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा। तो लेमडा निकाला जा सकता है एच सी बाय डेल्टा E से। अब डेल्टा E यहाँ पे हमारे पास दो हैं, एक है हमारे पास पर्टिकुलर कौन से लेवल पे था, हम 5th लेवल पे थे E5, और यहाँ पे E ग्राउंड स्टेट पे है तो 1। अब देखिए E1 तो हमें पता होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसको जूल में भी कन्वर्ट करना होगा। E5 के लिए हमें 13.6 में से डिवाइड बाय 5 स्क्वायर करना पड़ेगा। तो एक ये तरीका है कि यहाँ पे आप वो लिखिए पर्टिकुलर क्वांटिटी। अब देखिए हमने याद किया था 13.6, 3.4, 1.51 और 0.85 जो कि जाते थे n = 4 तक। अब 5 का सवाल आ गया। एक तरीका है यहाँ वैल्यूज डालिए और करिए, ठीक है। तो ये आपके लिए हो गया होमवर्क, आंसर से जरूर आएगा। अब दूसरा तरीका हम डिस्कशन करते हैं जो कि ज़्यादातर केसेस में वही इस्तेमाल होता है। सेकंड मेथड क्या है कि आप डायरेक्टली स्पेक्ट्रल सीरीज का फॉर्मूला देखिए 1/λ = r, और यहाँ पर 1/n फाइनल का स्क्वायर होता था। अब देखिए n फाइनल हमारा कितना है, n फाइनल है हमारा 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे n इनिशियल का स्क्वायर। यहाँ पे अच्छा पेपर में बच्चों हमेशा बोर्ड के खास करके ये फॉर्मूला लिखना ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप फॉर्मूला नहीं लिखते हैं तो हाफ मार्क्स कट जाएगा इन दोज केसेस जहाँ पे आप अच्छा नंबर जो है सिक्योर कर रहे हैं। अगर फेलियर वाली कंडीशन है तब तो हर जगह पे नंबर दिए जाते हैं, बट आपको फॉर्मूला लिखना ज़रूरी है। तो 1/λ = r की वैल्यू कितनी होती है, 1.1 × 10⁻⁷, ठीक है। और यहाँ पे 1/n फाइनल जो है आपका 5 का स्क्वायर माइनस का 1/n इनिशियल कितना है आपका, विच एक्स ग्राउंड स्टेट से गया था तो n इनिशियल 1 है, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 1/λ = देखिए जिसको r की वैल्यू में कन्फ्यूजन हो तो वैसे यूजुअली वो गिवन होती है, लेकिन आप मेमोराइज करके रखिए। देखिए यहाँ पर हमने r की वैल्यू भी रखी हुई है, तो 1.01 या 1.1 भी बोल देते हैं इसे, 10⁻⁷ मीटर इनवर्स, ठीक है। तो सिर्फ आपके लिए मैंने आपको दिखा दिया। अब हम कहाँ थे, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में 1.1 इंटू ये 10⁻⁷ कर दिया मैंने। अब यहाँ पर 1.1 इंटू 10⁻⁷, और यहाँ पे आ गया 25, ठीक है। एलसीएम भी 25 आ गया, तो यहाँ पे 1 - 25। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप एब्जॉर्प्शन की क्वेश्चन करेंगे एमिशन के फॉर्मूले से तो जस्ट माइनस आ जाएगा, और उसके लिए आपकी कोई गलती नहीं है, बिकॉज ये काम ही ऐसे करते हैं फॉर्मूले। ये आपको पता होना चाहिए कि माइनस रिप्रेजेंट एब्जॉर्प्शन। तो बेटा ये हो गया 1/λ, या मैं कह लूँ इससे, चलो मैं यहाँ पे एक बार सॉल्व कर देता हूँ। 1/λ = 1.1 इंटू 10⁻⁷ इंटू ये हो गया आपका माइनस का 24, यहाँ माइनस लिख देता हूँ, बाय 25। अब ज़रा ध्यान से देखना है, λ = 25 बाय 24 इंटू 1.1, और 24 के साथ यहाँ पे 10⁻⁷ था। तो यहाँ पे λ = देखिए 24 इंटू 11 होता है 264, मतलब 2.64। तो 25 जब मैं 24 का करूँगा तो 264, ठीक है, यानी 2.64। ये कैसे करा मैंने, मैं आपको बता दूं। देखिए 11 से जब भी मल्टीप्लाई होती है, 11 से मैं 24 की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 2 और 4 को अलग रखिए और इन दोनों का सम बीच में रख दीजिए। ये ट्रिक होती है, आप कहीं और भी अप्लाई करके देखिएगा, आपको सेम रिजल्ट मिलेंगे। जैसे मैं 11 के मल्टीप्लाई अगर आपको 26 से करके दिखाऊँ तो आप 26 यहाँ लिखिए, 286 आएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको ऐसे बता दिया, आप ज़रूर आज की डेट में तो आप चेक कर सकते हैं कैसे भी। चलिए यहाँ पे इसको अभी हम छोड़ते हैं। इसके बाद अब देखिए ये आ जाएगा 10⁻⁷ ऊपर। अब देखिए 25 को अगर आप ये 24, ये 26.4 आएगा बेटा, ठीक है, 26.4, यानी 25 को आप 25 से ज़रा से बड़े नंबर से अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो लगभग यहाँ पे अगर आप आंसर में देखो तो ये 0.9 के करीब ही जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो ये 0.95 ही जाएगा, और इंटू 10⁻⁷, जिसको मैं λ = मैं इसको देखो, अगर ये मैं 100 नीचे ले आऊँ, यानी पॉइंट को नीचे ले आऊँ और ऊपर फिर इधर इन जीरो के साथ ऐड कर दूँ, तो ये 95 नैनोमीटर हो गया, ठीक है। तो सॉल्यूशन मेरा आ गया है। आप घर पे जाके इस मेथड से भी इसे करेंगे और यहाँ से भी 95 ही आएगा। मैं यहाँ पे बस हिंट दे देता हूँ, E1 की जगह इस्तेमाल होगा आपका 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और E5 की जगह इस्तेमाल होगा माइनस का 13.6 बाय 5 का स्क्वायर, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जूल में करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें क्वेश्चन की जो वैल्यू है बेटा, वो दोनों की ही 1 मार्क्स थी।
तो क्या इतनी देर हम इसमें अपने आप को इन्वॉल्व करें? थोड़ा सा हमें स्मार्ट भी बनना पड़ेगा। जब आपने देखा कि ये ग्राउंड स्टेट की बात कर रहा है, ग्राउंड स्टेट से 5वें लेवल तक, देखिए आप 5 में से ग्राउंड पे आए या ग्राउंड से 5वें में आए, आप लेमन रीजन में है। जब भी आप फर्स्ट ऑर्बिट बीच में इंक्लूड कर लिया तो आप लेमन सीरीज में ही हैं, और लेमन सीरीज की जो रेंज होती है वो 91 से 122 नैनोमीटर होती है। यानी कोई भी सॉल्यूशन में अगर 91 से 120 नैनोमीटर के बीच में आंसर लिखा होता तो वो आंसर ही एक्यूरेट होता। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे ऐसे कोई सॉल्यूशन ही नहीं था दूसरा जिससे हमें कंफ्यूजन होती, केवल एक ही सॉल्यूशन है जो 95 है। तो ध्यान रखिएगा कि n = 1 से 5 लिखा हुआ है ना, तो मैं यहाँ पे एक बार इसे मार्क कर देता हूँ। तो ये 1 2 3 4 5, तो 5 से अगर एक के ऊपर जंप करेंगे आप तो ये लेमन सीरीज ही होगी, और लेमन सीरीज या 1 से 5 में जाएंगे एब्जॉर्ब करते हो तो ये लेमन सीरीज वाली ही वेवलेंथ होगी, और उसकी रेंज आपको इसलिए स्पेसिफिकली याद करने के लिए कहा गया था। ठीक है, तो होपफुली आपने समझा होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, ये दिल्ली में आया था। यहाँ पे ग्राउंड स्टेट की आपको एनर्जी लेवल, एनर्जी दे रखी है, एनर्जी की वैल्यू, और आपको खुद भी ये मेमोराइज करने के लिए मैंने कहा था। आपसे पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी बोला गया बेटा निकालने के लिए थर्ड एक्साइटेड स्टेट में। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पता होना चाहिए कि थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है। तो देखिए थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तो देखिए थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब है n = 1 का मतलब ग्राउंड स्टेट, 2 का मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, 3 का मतलब सेकंड एक्साइटेड स्टेट, और n = 4। तो n = 4 का मतलब हो गया थर्ड एक्साइटेड स्टेट। अब n = 4 पे E4 की वैल्यू अगर मैंने आपको याद भी कराई थी 13.6, फिर उसके बाद 3.4, 1.51 और उसके बाद 0.85, तो बेटा यहाँ की वैल्यू हो गई 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप देख रहे हैं कि आपको ये मेमोराइज करने से कितना फ़ायदा होगा। कर आप सकते हैं डिवाइड करके, लेकिन इतना लंबा कैलकुलेशन हर बार पॉसिबल नहीं होता है एक्यूरेसी के साथ। चलिए ये हो गया हमारा। इसके बाद हमसे बोला गया है पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो हम जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो जो है टोटल एनर्जी के मैग्नीट्यूड के बराबर ही होती है विद प्लस साइन, यानी कि 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगी। और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इसमें जो है माइनस लगा के 2 बार इसका मैग्नीट्यूड करेंगे, यानी 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे बेसिकली आ जाएगा ये -1.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब देखिए डायरेक्ट वो जो फॉर्मूले हमने लिखे थे वो सारे फॉर्मूले यूटिलाइज हो रहे हैं, और यहाँ पे डायरेक्टली हम आंसर को रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप बेसिक क्वेश्चन के सेट को स्टार्ट कर सकते हैं।